Hello friends, I'm Jagdeep Dalal. Welcome to my channel Jagdeep Pharma and Nature. Today we will be discussing transport of gases. जो हमारी जो gases है बॉडी में वो ट्रांसफ़र कैसे होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसमें क्या है, द ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर ऑक्सीजन एंड CO2. जो ब्लड है, जो खून होता है ना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफ़र के लिए. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood. जो 97% ऑक्सीजन है जो हमारा ट्रांसपोर्ट होती है RBC के थ्रू होती है ब्लड में. द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज़ कैरिड इन अ डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा. और जो 3% रह गई हमारी जो डिजोल्व स्टेट है, जो घुली हुई स्टेज में होती है ना, उस स्टेट में जाती है प्लाज्मा के थ्रू. नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC. 20 से 25% जो CO2 होती है वो हमारी RBC करती है, ज़्यादा नहीं करती. वेयर 70% ऑफ इट इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट. जो बाइकार्बोनेट फॉर्म होते हैं ना, जो एक उसमें हमारे ब्लड में उस फॉर्म में रहती है. अबाउट 7% ऑफ CO2 इज़ कैरिड इन डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. ये भी हमारी जो 7% जो हमारी CO2 होती है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, प्लाज्मा के थ्रू होती है. Transport of oxygen. Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBC. जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो एक लाल रंग का एक कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, एक लाल पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है. ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है, जुड़ सकती है एक रिवर्सिबल मैनर में, और उससे जुड़ के वो बना देगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन. वो उससे जुड़ भी सकती है, फिर उससे हट भी सकती है. ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है. ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना, उसके जो चारों तरफ ना 4 ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं बाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन होती है ना, वो बाइंड कैसे करती है हीमोग्लोबिन से, उसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, एक तरह से रीजंस होते हैं. लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी है, उसका CO2 का पार्शियल प्रेशर भी है. हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, जो जितने भी हाइड्रोजन के आयन होंगे ना, उसकी कंसनट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है जो टेम्परेचर है हमारा बॉडी का. और ये हमारे अदर फैक्टर्स हैं विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग. और जो हमारी बाइंडिंग होती है ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, ये इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है. ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2. एक ऐसी सिग्मोइड कर्व बनेगी अगर हम इसको एक ग्राफ बनाते हैं जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और विद ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है एंड इज़ हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन एक्सेट्रा. जो हमारी कर्व होती है ना, यही बताती है हमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, जो हमारा प्रेशर ऑफ CO2 और जो हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, उनके बारे में. ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. ठीक है, वो जब हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड होता है तब वो हमारा एक कर्व बताती है इनकी कंसनट्रेशन, अलग अलग फैक्टर्स के बारे में. in the alveoli where there is high PO2, जहाँ पे alveoli होती है ना, वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और लो प्रेशर ऑफ CO2 होता है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा भी है, देखा भी है. लेसर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे, और लोअर टेम्परेचर होता है. ये हमारी जो alveoli के अंदर होता है ना, वहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा होता है, और जो अदर फैक्टर्स है लाइक CO2 प्रेशर हो गया, लेसर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर. तो ये होने के बाद द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है ना, वो तभी जुड़ेंगे जब ये फैक्टर होंगे. क्या? ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का कम होगा, लेस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होगी और लोअर टेम्परेचर होगा. ठीक है. वेयर एज इन द टिश्यू, और जहाँ पे टिश्यू होते हैं वहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होता है. लो ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई pressure of CO2, high concentration of hydrogen ions plus higher temperature exist. The condition are favorable for dissociation. Means वहाँ पे जो इनके टूटने के जो conditions है वो जो वहाँ पे ज़्यादा है of oxygen from the oxyhemoglobin. ठीक है. This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue level. ये हमें अलग से दर्शाता है कि जो ऑक्सीजन है वहाँ पे लंग्स में तो हीमोग्लोबिन से बाउंड होगी, और जो
एंड गेट डिसोसिएट द टिश्यू, और जो टिश्यू की जगह पे है वो उससे दूर हो जाएगी दोनों आपस में. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2, ठीक है, to the tissue under normal physiological conditions. Okay. Now the second topic is transport of CO2 or carbon dioxide. CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect the binding. इसमें क्या होता है ना, बाइंडिंग में हमारा जो CO2 पार्शियल प्रेशर होता है, जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये हमारा मेन फैक्टर होते हैं बाइंडिंग के उसमें. तो व्हेन PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो एज इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 occurs. ये तो आपको पता ही, जैसे टिश्यूज़ में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है. व्हेन PCO2 इज़ लो एंड PO2 इज़ हाई एज इन द एल्वियोली, सेम चीज़ वही बता रखी है. जैसे कि हमारा लंग्स में हमारी जो प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, वहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है. ऐसे सेम इसका रिवर्सिबल है, जो टिश्यूज़ में प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है. तो जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और CO2 का ज़्यादा होगा तो कार्बामिनोहेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, ठीक है. दैट इज़ CO2 विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज़ डिलीवर्ड एट द एल्वियोली. हमारे जो CO2 है वो एल्वियोली की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है टिश्यूज़ में, तो वो एल्वियोली की तरफ CO2 को भेज देगा आउट के लिए. RBC कंटेन very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too. जो हमारा आरबीसी होती है, जो खून की हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइम होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो, ठीक है. और वो हमारा कम क्वांटिटी में होता है ऑफ द सेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, और हमारा माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा के अंदर भी होता है. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस. ये क्या करता है, रिएक्शन प्रोड्यूस करता है. ये यहाँ पे जैसे CO2 प्लस H2O मिल के बना देगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू H2CO3, और यही क्या बना देगी HCO3, इसको ब्रेक डाउन कर देगी प्लस हाइड्रोजन आयन में, ठीक है. एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे सेम चीज़ है, टिश्यूज़ में प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म्स HCO3, ये बन जाएगा यहाँ पे, ये दिखा रखा है, एंड हाइड्रोजन आयंस, दिस वन लास्ट वन. एट द एल्वियोलर साइट where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. एल्वियोली साइड पे जो हमारा जो प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होती है लास्ट में, CO2 प्लस H2O, ठीक है. इस प्रकार CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल. जो CO2 होती है वो रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टिश्यूज़ के प्लेस पे, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोली इज रिलीज्ड आउट एज CO2. और फिर क्या होता है, जो CO2 हमारी जो ट्रैप हो गई थी वो देन एल्वियोली के थ्रू आउट हो जाती है. एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोली, ठीक है. 100 ml अशुद्ध जो हमारा ब्लड होता है उसमें 4 ml CO2 हमारी एल्वियोली की तरफ जाती है, ट्रांसफ़र होती है. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज़. जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम इंसान होते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है हमारी जो रेस्पिरेटरी रिदम होती है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है. और वो जो कैसे होती है, वो जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी ऊपर नीचे होती रहती है. दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम. जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, जो तांत्रिक वाला सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम इसको रेगुलेट करते हैं. ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम. जो हमारा मेडुला होता है ना, ये सबसे ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन में एक प्लेस होती है, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है, एक काइंड ऑफ एक हेडक्वार्टर होता है हमारा रेस्पिरेशन के उसमें. इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन. जो रेगुलेशन होता है हमारा रेस्पिरेशन का, तो इसमें मेडुला का रोल सबसे ऊपर होता है. अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. एक दूसरा भी सेंटर भी होता है मेडुला के बाद, ये हमारा न्यूमोटैक्सिक
टैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो हमारा होता है ये भी एक हमारा रिदमिक सेंटर होता है, दूसरा जो हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जो हमारे यहाँ के सिग्नल्स होंगे ना, जो ये वाले हमारे जो प्लेसेस होती हैं, ये सिग्नल्स जो भेजेंगी ना, इन्हीं से मोड हमारा रेगुलेशन होगा हमारे रेस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन का। ओके। और एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। जो हमारा एक कीमो सेंसिटिव, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जो कि एडजेसेंट साथ में होता है अपने रिदमिक सेंटर के, मीन्स मेडुला के पास ही होता है, जिस एडजेसेंट के साथ ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 के। मीन्स अगर उसको CO2 और हाइड्रोजन आयंस का अगर उसको ये लगा ना कि ज़्यादा हो रहे हैं तो तुरंत वो मैसेज भेजेगा और बॉडी को, मेडुला को, और वो अपना कंट्रोल कर देगा ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में क्या होगा, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिव दिस सेंटर which in turn can signal to the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। ये क्या मैसेज देगा, CO2 और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, तो ये मेडुला को बोलेगा, तो मेडुला क्या करेगा, हमारा रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है, तो इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए हमारी जो रेस्पिरेशन है उसको एडजस्ट करेगा ताकि ये CO2 वगैरह जल्दी जल्दी बाहर जाए, ब्लड से आउट हो सके। in the respiration process by which these substances can be eliminated later, receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो कि हमारे एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के पास होते हैं, वो भी हमें बता देते हैं कि CO2 और H आयंस हमारे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो भी मैसेज सेंड कर देते हैं। ठीक है, किसको, रिदम सेंटर को, फॉर रेमेडियल एक्शंस, कोई भी फर्दर जो एक्शंस लेने होते हैं, इनको बाहर निकालना होता है उनके प्रति। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वास लेने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा एक प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है ना, हमारा वीजिंग होती है, मीन्स अलग हम खींच खींच के सांस लेंगे अस्थमा में। ठीक है, ये क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है कि काइंड ऑफ किसमें, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। और फिर है एम्फीसीमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोली वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। एम्फीसीमा क्या होता है, जो हमारा एल्वियोली वॉल होती है, जो बबल होता है लास्ट में, वो डैमेज हो जाता है, एक तरह से कोलैप्स हो जाता है हमारा जो, तो कोलैप्स हो गया तो सांस लेने के जो ये प्रोसेस होते हैं हमारे एक्सचेंज जो गैसेज होती है, ये हो गई नहीं, ये नहीं होगी तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेशन स्मोकिंग। उसमें क्या होता है, जो टार होता है काइंड ऑफ वो ब्लैक ब्लैक जम जाता है हमारे उसमें एल्वियोली में, तो हमारा रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट डिसऑर्डर ऑफ दिस चैप्टर इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें जैसे पत्थर वगैरह टूटते हैं, ग्राइंड होते हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। इसमें क्या होता है ना, उतना सारा वो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में होते हैं, तब जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो उससे कोप नहीं कर पाता फुली, तो क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है एयर में, तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस। तो अगर आप कोई भी मजदूर वगैरह वर्कर है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा देर तक इस एनवायरनमेंट में रहेगा ना, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ वो है कि फॉरन इन्फ्लामेशन का मतलब होता है एक तरह का इन्फेक्शन हो गया है, फिर इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है तो एक वो मैसेज जाएगा बॉडी में, तो वो बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन वगैरह हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी, ये होता है। एंड दस कोजिंग सीरियस लंग डैमेज, उसमें लंग हमारा डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे सांस लेने वाला एरिया होता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, और जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, ताकि जो ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं लाइक ये स्टोन हो गया, इसके जो कण होते हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, जो अंदर चले जाएंगे तो क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे, तो हमें वर्कर्स को मास्क पहनना चाहिए उनको। तो गाइज ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और अब फर्दर वीडियोस के लिए हम फर्दर नए नए चैप्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो जिसको भी
पढ़ना है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ।